अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अम्मार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायो चैप्टर नंबर 4 और जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है सेल साइज एंड सरफेस ऑफ द वॉल्यूम रेशो। हमने सेल का साइज देखना है और उसका सरफेस एरिया भी देखना है और वॉल्यूम रेशो भी देखेंगे कि क्या होती है। और ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4 का। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो हमारे पास था सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के, सेल की जो फंक्शन है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं। और आज हम इसका साइज देखेंगे, इसका सरफेस एरिया देखेंगे, वॉल्यूम रेशो देखेंगे, तीनों चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। तो चलो बच्चों, अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, यानी कि सेल्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। वेरी मीन्स मुख्तलिफ होना। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जो सेल्स होता है वो बैक्टीरिया का होता है और उसको हम नाम देते हैं माइकोप्लाज्मस। ठीक है, माइकोप्लाज्मस। ये याद रखना है आपने, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। विद डायामीटर बिटवीन, और इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, यानी कि 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इसका जो साइज है वो हो सकता है। आई क्या द बल्कि सेल्स आर बर्ड एग्स। जो सबसे बड़ा सेल्स है, बल्कि सेल्स है, वो कौन सा है, बर्ड एग है। द लॉन्गेस्ट सेल्स आर, और सबसे जो लंबा सेल्स है, सम मसल सेल्स आर नर्व सेल्स, और वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं। मोर सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम, और ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं इन दोनों के दरमियान में होते हैं। यानी कि आपने सबसे छोटा सेल्स भी पढ़ लिया जो कि बैक्टीरिया के होता है, उसका साइज इतना है, और आपने सबसे बड़ा सेल भी पढ़ लिया जो कि बर्ड एग होते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा जो है ना, वो भी एक सेल्स होता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल्स है। और जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इनके दरमियान में होते हैं। ठीक है, तो ये वो बताना चाह रहा था। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू दी सेल फंक्शन। इसका जो साइज है या इसका जो फंक्शन है वो उसके फंक्शन, उसका जो शेप है वो उसके फंक्शन को बताता है। जैसे बर्ड एग आर बल्कि, जो बर्ड का अंडा होता है, एग होता है, वो बल्कि बहुत बड़ा होता है, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग यंग। जी बच्चों, उसका अंडा क्यों बड़ा होता है, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर जो ना वो एक डेवलपिंग यंग को, यानी कि एक बनते हुए बेबी को जो ना वो बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। इसी तरह जो लॉन्ग मसल सेल्स होते हैं आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। जो मसल सेल्स वो लॉन्ग होते हैं, वो लॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को पुल करते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, वो खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो है वो मूवमेंट होती है। लेंथी नर्व सेल्स, जो लंबे लंबे नर्व सेल्स होते हैं, कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या करते हैं कि वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो पैगाम आते हैं उनको लेके जाते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पहले बर्ड एग का बताया, फिर उसने लॉन्ग मसल सेल्स का बताया, फिर उसने लेंथी नर्व सेल्स का बता रहा है। अब वो आगे क्या है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्मॉल सेल साइज आल्सो हैज मैनी बेनिफिट। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनके बहुत सारे फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं वो आगे बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के हिसाब से होता है। Therefore they can move through our tiniest blood vessels। इसलिए इनका इतना छोटा साइज होने की वजह ये है कि ये हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, वेसल्स होती हैं जिसमें कैपिलरीज पाई जाती हैं, आमतौर पर जो सबसे छोटी साइज की होती हैं, ये वहाँ से भी आराम से गुजर जाते हैं। मोर सेल्स आर स्मॉल इन साइज। बहुत सारे सेल्स जो है वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के हिसाब से। लार्ज सेल्स हैव द लेस सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स। जो बड़े सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है छोटे सेल्स की निस्बत। ये कैसे कम होता है, ये भी आपको एक मिसाल देके आपको समझाएंगे कि ये कैसे कम होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये सेल्स की डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये एक सेल्स है और लार्ज सेल्स है ये। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये छोटे सेल्स हैं, और ये एक सेल्स नहीं है, 1 2 3 की लाइन, 1 4 5 6 8 9 7 8 9, ये 9 सेल्स हैं ये टोटल। और ये जो 9 सेल्स हैं, और अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो ये एक सेल्स है, ये दूसरा सेल्स है, ये तीसरा सेल्स है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी ये 3 सेल्स की रो है, यहाँ पे भी ये 3 सेल्स की रो है।
तो अगर देखा जाए तो ये 9 सेल्स और 9 जो है वो 3 की पेयर की फॉर्म में है, तो ये टोटल सेल्स कितने होंगे, 27 स्मॉल सेल्स हैं। तो ये एक लार्ज सेल्स है। अब ये है कि इन दोनों में क्या मतलब क्यों लिया गया। देखें, हमने अगर दोनों को सरफेस एरिया मालूम करना हो तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए ये है कि वॉल्यूम तो एक जैसा होना चाहिए, तो फिर ही सरफेस एरिया मालूम होगा। अब देखें, ये इतना बड़ा लार्ज सेल्स है, अगर इसके बदले हम छोटा सेल्स लें तो उनका इन दोनों का वॉल्यूम में फ़र्क आ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इसके बराबर ये सेल्स ले लिए, जिसमें ये है कि 9 सेल इसकी लेंथ को पूरा कर देंगे, और जो ये ऊपर नीचे ये जो पीछे की तरफ जो सेल्स हैं वो इसकी जो है वो विड्थ भी पूरी कर देंगे और इसकी लेंथ भी पूरी कर देंगे। तो इस हिसाब से हमने एक सेल्स ये लिया और 27 सेल्स ये लिए, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। अब हमने इनका सरफेस एरिया मालूम करना हो तो ये देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और छोटे सेल्स की जो लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर है। अब ये 30 माइक्रोमीटर है, ये 10 माइक्रोमीटर एक सेल्स की है, तो हमने 3 सेल्स ले लिए इसको बराबर करने के लिए। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 माइक्रोमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 30 माइक्रोमीटर है। अगर हम इन टोटल की लेंथ देते तो वो 30 माइक्रोमीटर, लेकिन एक ही 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल्स क्यूब 5400 माइक्रोमीटर क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना है, 5400 माइक्रोमीटर क्यूब, जबकि टोटल सरफेस एरिया 27 स्मॉल क्यूब। ये जो छोटे सेल्स हैं, इन 27 सेल्स हैं, इनका जो क्यूब का सरफेस एरिया वो कितना है, वो है 16,200 माइक्रोमीटर क्यूब, इतना है ये, ठीक है। तो आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कि लार्ज का सरफेस एरिया जो है वो कितना कम है और छोटे सेल्स का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, जबकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये किस तरह मालूम करना है, ये कैसे करना है कि ये इसका 16,200 कैसे आया, इसका 5400 कैसे आया, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊपर जो है ना ये चीज़ें मेंशन की गई हैं यहाँ पे, ये देखें वॉल्यूम जो है वो 30 माइक्रोमीटर। बड़े सेल्स का जो वॉल्यूम अगर हमने लेना हो वो 30 है, फिर 30 है, फिर 30। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 30 उसकी लेंथ है, 30 उसकी विड्थ है और 30 उसकी मोटाई है। तीनों को हमने मिला के तो हमने ये 30 का एक फार्मूला निकाल लिया, जो हमारे पास आता है 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, इतना आ जाता है, ठीक है। तो जब इतना आएगा, इन कॉन्ट्रास्ट ये इतना आ गया, हमारे वॉल्यूम आ गया ये एक बड़े सेल्स का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें छोटे सेल्स का किस तरह हमने निकाला कि यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब्स, एक लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया, लेकिन एक में कितने हैं 6, तो 6 को हमने उसकी लंबाई से चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया तो 5400 आ गया। तो ये 5400 उसका सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्मॉल सेल्स का 6 सेल्स हैं, 6 को हमने 10 और मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 600 माइक्रोमीटर क्यूब। और टोटल कितने हैं, टोटल 27 है, ये एक का आया है। ये 6 कहाँ से आया बच्चों, 6 ये है कि ये इसकी 6 साइड्स होती हैं। जैसे ये देखें, ये समझ लूडो का दाना है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, नीचे चौथी साइड है, यहाँ पे ये पांचवी साइड है, पीछे की तरफ 6 साइड है। तो इसकी 6 साइड है, ये 6 इसलिए आया, ठीक है। क्यूब शेप में ना, क्यूब यानी कि लूडो का जो दाना होता है वो तो आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी की शेप का, इसलिए 6 आया। तो 6 उसकी लंबाई जब चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया तो 5400 उसका सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, अब ये है कि स्मॉल क्यूब में ये है कि उसकी 6 साइड है और उसको लंबाई जब चौड़ाई यानी कि जो कि 10 वो 10 बनती है, वो 6 माइक्रोमीटर क्यूब आ गया, ये आ गया। अच्छा, स्केयर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये 5400 एक लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया है, ये 600 एक छोटे सेल्स का सरफेस एरिया है। अब टोटल कितने स्मॉल सेल्स हैं, 27 है, तो हम 600 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 600 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, जो कि 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर जो ना उसका सरफेस एरिया आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है वो सेम है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है वो डिफरेंट है। ये वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला था। वॉल्यूम में ये होता है कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों को जो ना वो मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन इसमें यह है कि लंबाई जब चौड़ाई उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी साइड से। तो ये हमारे पास आ गया कि लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर और स्मॉल साइज का सरफेस एरिया जो कि 27 है वो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इतना आता है। मतलब ये है कि छोटे सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बड़े सेल्स का, इसलिए छोटे सेल्स के जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, ये वो बताना चाह रहे हैं। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये जो लिखा हुआ है
बाकी कुछ एमसीक्यूज के लिए था ऊपर, जैसे कि लार्ज सेल्स क्या होते हैं, कौन से सेल्स कौन सा काम परफॉर्म करते हैं, ये आपने पढ़ा। और फिर यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला पहले ये था कि इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के लिए इतना आ गया, और फिर उसका सरफेस एरिया मालूम किया, सरफेस एरिया मालूम करने के लिए स्मॉल सेल्स का कितना है, लार्ज सेल्स का कितना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स और रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेल वॉल्यूम। कहते हैं कि किसी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़रूरत है या उसमें वेस्ट प्रोडक्शन कितना होता है, वेस्ट मटेरियल कितना बन रहा होता है, ये डिपेंड करता है उसके डायरेक्टली वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे और वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम जितना कम होगा उस हिसाब से वेस्ट मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे। Cells takes up nutrients and excrete waste through the surface cells of membrane। कहते हैं कि ये फूड को न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से निकालते हैं। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल्स डिमांड लार्ज सरफेस एरिया, इसलिए एक बड़ा जो वॉल्यूम वाला सेल्स होता है वो बड़े सरफेस एरिया की डिमांड करता है। बट द फिगर शो, लेकिन जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्मॉल सेल्स के जो सरफेस एरिया है रिलेटिवली ज़्यादा है स्मॉल सेल की निस्बत। वी कंक्लूडेड दैट, हमने ये नतीजा निकाला इस चीज़ से कि मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्मॉल सेल्स कैन सर्व दियर वॉल्यूम मोर इजीली देन द मेमोरेबल लार्ज सेल्स। यानी कि जो छोटे सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं एज कम्पेयर टू एक लार्ज सेल्स की निस्बत। ठीक है, तो ये हमने इसका नतीजा निकाला। तो ये बच्चों इसका साइज था और इसकी मतलब वो रेशो थी। यहाँ पे मैं अब ये है कि हमारे पास पैसेज आ जाएंगे, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर और बाहर आने के जो रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन तरीकों से जो है वो मॉलिक्यूल्स अंदर भी आ सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर, इंट्रोडक्शन। वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट एज द बैरियर आर द मोस्ट। आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो बैरियर का काम करती है ज़्यादातर के लिए। दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेल मेम्ब्रेन्स मेंटेन इक्विलिब्रियम इनसाइड एज वेल एज द आउटसाइड एक्सचेंज ऑफ। कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि बाहर की कंडीशन और अंदर की कंडीशन को इक्विलिब्रियम में रखना, यानी कि एक जैसा रखा, इक्वल रखना। ठीक है, ये बता रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन डू इट थ्रू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। ये सेल मेम्ब्रेन किस तरह करती है, इसलिए मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हमारे पास आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करते हैं कि ये क्या है। Diffusion is the movement of molecules from an area higher concentration to the area of the lower concentration along concentration gradient। यहाँ तक बच्चों आप पॉइंट आउट कर लें, यही इसकी डेफिनेशन है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, और उसके लिए शर्त ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चों के फ़र्क होना चाहिए, लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि अगर आप अपने रूम के एक कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे करते हो, तो वो एक कॉर्नर पे जहाँ पे आपने स्प्रे की है वहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ बाकी कॉर्नर की निस्बत। अब मॉलिक्यूल जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो मूवमेंट करेंगे कम की निस्बत, और आहिस्ता आहिस्ता वो मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे, और इस तरह आपको दूसरे कॉर्नर पे भी उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो स्मेलिंग की जाएगी। तो ये किसकी वजह से होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन मोशन व्हेन इट्स सब्सटेंसेस अबव 0 की डिग्री या केल्विन या 273 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि इसके जो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव होते हैं, लेकिन ये तब मूव होते हैं जब हमारे पास जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक हो या -273 डिग्री सेल्सियस हो, इतना हो तब वो मूवमेंट करते हैं। In a substance, majority of the molecule move from the higher to the lower concentration along there the some that move to low high। कहते हैं इसी वजह से क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लो से हाई की तरफ भी करते हैं। द ओवर नेट मूवमेंट दस द हाई टू लो, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो कौन सी होती है, हाई टू लो मूवमेंट होती है। इवनली द मॉलिक्यूल्स आर स्टेट इक्विलिब्रियम, यहाँ तक कि जब तक ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आते, वेयर दे आर द डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू द एरिया। इसको आप ब्रैकेट में कर लें। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है
कि जहाँ पे ये होता है कि किसी एरिया में ये सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। Diffusion is one principal method of a movement substances within the cells as well as across the membrane। कहते हैं ये एक प्रिंसिपल मेथड है ट्रांसपोर्ट का सेल्स के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाने जाने का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह जो ना वो मूवमेंट की जाती है। Can across the cell membrane by diffusion. Gas exchange in gills and lungs occurs by this process। जी वो आगे मिसाल दे रहा है बच्चों कि जो मछलियाँ जो हैं वो गिल्स के जरिए पानी लेती भी हैं और बाहर निकालती हैं, वो जो ले रही होती हैं पानी को बाहर निकाल रही होती हैं, वो भी डिफ्यूजन की मदद से निकाल रही होती हैं। इसी तरह जो हमारे लंग्स हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं बाहर रिलीज करते हैं या सांस को अंदर लेके जाते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मतलब कि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ये बगैर एनर्जी के ही काम होता है। और हायर मॉलिक्यूल्स से लोअर मॉलिक्यूल की तरफ मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। Movement of glucose molecule from a small intestine lumen into the blood capillaries will lie another example of the diffusion। ये बच्चों एक और एग्जांपल आपको दे रहा है, ये आप चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ल्यूमिन खाली जगह जो होती है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूव करना, ये भी जो ना डिफ्यूजन की एक बहुत बड़ी मिसाल है या एग्जाम्पल है। बिकॉज द डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, क्योंकि इसमें जो सेल्स होता है वो एनर्जी को खर्च नहीं करता। डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन द डिफ्यूजन इज टाइप द पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एनर्जी नहीं लगती इसमें और एनर्जी ना लगने की वजह से इस मूवमेंट को या इस डिफ्यूजन को हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बच्चों एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी ना लगे बल्कि हायर मॉलिक्यूलर से लोअर मॉलिक्यूलर की तरफ मूवमेंट करे, उसको हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपने डिफ्यूजन पढ़ी और डिफ्यूजन में आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, और उसके अलावा आपने डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, या आप ये समय कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन की एक टाइप है जिसमें एनर्जी नहीं लगती। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। फिर हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बच्चों आप ये लेसन को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने के बाद तभी आपको इसकी समझ आएगी। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट से समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक जो आज का कंप्लीट करते हैं, और इसको आप जरूर याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।